दीप्ति शर्मा एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी कॉलोनी में रहती थी। 24 साल की एक साधारण लड़की, मगर आंखों में जिम्मेदारियों का समंदर समेटे हुए थी। एक सकरी गली में उसका छोटा सा घर था। उसकी माँ के बिस्तर के पास दवाइयाँ रखी थी। उसकी जिंदगी किसी कहानी की तरह नहीं, हकीकत थी। उसकी माँ रागिनी शर्मा कई सालों से बीमार थी। दीप्ति ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी ताकि नौकरी कर सके। अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। सुबह जल्दी निकलना, दिन भर काम और रात को माँ की सेवा करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उस रात भी दीप्ति माँ का माथा सहला रही थी जब माँ ने हौले से कहा, बेटा तू भी तो अपनी जिंदगी जी, हर वक्त मेरे लिए क्यों लड़ती है। दीप्ति ने उनकी हथेली थाम ली। माँ, जब तू मेरे पास है तो फिर मेरी जिंदगी भी पूरी है। माँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन उसके दिल में तूफान था। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। अगले दिन डॉक्टर ने बुलाया। उनकी आवाज में कठोरता थी। देखिए, रागिनी जी का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने देर की तो उनके लिए खतरा हो सकता है। दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, खर्च लगभग 3 लाख आएगा। दीप्ति के लिए ये रकम मानो पहाड़ जैसी थी। उसकी तनख्वाह बस घर और दवाइयों में खत्म हो जाती थी। उसने बैंक में लोन के लिए कोशिश की, रिश्तेदारों से बात की, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। रात को जब माँ सो गई तो दीप्ति छत पर अकेली बैठी थी। ठंडी हवा में उसके आंसू भी ठंडे हो चुके थे। भगवान, मैं क्या करूं, माँ को कैसे बचाऊं। अगली दिन सुबह एक कॉल आया। मिस दीप्ति शर्मा, हमारी एजेंसी को आपका बायोडेटा मिला है। आपके लिए एक खास प्रपोजल है। अगर आप चाहे तो आपकी आर्थिक समस्या बहुत जल्दी हल हो सकती है। दीप्ति चौंकी, कैसा प्रपोजल? आप एजेंसी में आकर बात करें तो बेहतर होगा। एजेंसी का ऑफिस शहर के पॉश इलाके में था। ग्लास की बिल्डिंग में बैठी एक सजी धजी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको बस 1 साल के लिए शादी करनी है। दीप्ति के होश उड़ गए। क्या? जी हाँ, शादी, लेकिन भावनात्मक नहीं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। 1 साल बाद आपका तलाक हो जाएगा। बदले में आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। आपके घर की आर्थिक समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। कौन करेगा मुझसे ऐसी शादी? दीप्ति ने हकलाते हुए पूछा। है एक अमीर बिजनेसमैन, उसका नाम कुणाल सिंह है। उसे शादी करनी है ताकि कंपनी का अधिकार उसे मिल सके। प्यार या बंधन में वो विश्वास नहीं रखता, इसीलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का रास्ता चुना है। दीप्ति कुछ देर तक चुप रही, लेकिन तभी उसके दिमाग में माँ का चेहरा घूम गया। उनकी बिगड़ती हालत, डॉक्टर की चेतावनी और खाली जेब, सब जैसे एक साथ सीने में उतर गया। अगर आप चाहे तो हम पेपर तैयार कर सकते हैं, वो महिला बोली। कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, ये एक ऐसा फैसला होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। उस रात दीप्ति ने माँ को देखा। उनकी सांसों में कमजोरी थी। उसने आंखें बंद की और मन में ठान लिया, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन माँ को बचाऊंगी। शहर के दूसरे छोर पर एक आलीशान बंगले में कुणाल सिंह बैठा था। 29 साल का बिजनेसमैन, जिसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर मन में रिश्तों के लिए नफरत थी। बचपन में उसने अपने माता पिता की झगड़ालू शादी देखी थी। प्यार शब्द उसके लिए एक बोझ बन चुका था। पिता की वसीयत में शर्त थी, कंपनी की बागडोर कुणाल को तभी मिलेगी जब वो शादी करेगा। इसीलिए उसने तय किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगा। कुछ हफ्तों में सब तय हो गया। वकील, एजेंसी और कुछ दस्तावेजों पर साइन, और दीप्ति बन गई दीप्ति कुणाल सिंह। शादी कोर्ट में हुई, कोई फेरे नहीं, कोई मंडप नहीं, बस कुछ गवाह और साइन। कुणाल सूट में था और दीप्ति सिंपल साड़ी में। उसका चेहरा डर और दर्द से भरा था। घर पहुंचते ही कुणाल की मां मोनिका सिंह ने ठंडी नजर से उसे देखा। हमारे घर में बहुएं अलग अंदाज में आती हैं। खैर, तुम आ ही गई हो तो ढंग से रहना। दीप्ति ने सिर झुका लिया। उस रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर बोली, माँ, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। कमरे में घना सन्नाटा था और दीप्ति की आंखों में अनगिनत सवाल थे।
कुणाल के बंगले के बाहर लगे अशोक के पेड़ों पर गौरैया चहक रही थी, मगर घर के भीतर एक अजीब खामोशी पसरी हुई थी। दीप्ति ने धीरे से किचन की खिड़की खोली तो हल्की हवा के साथ कॉफी की महक उसके चेहरे से टकराकर गुजर गई। उसने खुद के लिए नहीं, घर के बाकी लोगों के लिए कॉफी बनानी शुरू की। जैसे तैसे नए घर की लय को सीखने की कोशिश में वो बहुत थक जाती थी। वो कप में कॉफी डाल रही थी कि तभी पीछे से मोनिका जी की आवाज आई। बहू, चीनी कम रखना, वरुण की कॉफी में शुगर फ्री डालना, और हाँ, हमारे घर में बहुएं बिना बात किए भी समझ जाती हैं क्या करना है। दीप्ति ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने कप सलीके से ट्रे में रखे और लिविंग रूम में आ गई। वरुण सोफे पर फैलकर फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग भाभी, आज तो घर में कॉफी की खुशबू ने मूड बना दिया। गुड मॉर्निंग, दीप्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कप आगे बढ़ाया। वरुण ने कॉफी का पहला घूंट लिया। परफेक्ट। वैसे आप कितने बजे उठ गई थी भाभी? 5 बजे। ओह, 5 बजे तो सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी या दिल के बोझ में लोग उठते। वरुण आधा मजाक आधा हमदर्दी से बोला। उसने बस मुस्कुरा दिया। इससे पहले कि कोई और बात होती, कुणाल वहां आया। उसने दीप्ति की तरफ एक नजर डाली पर कुछ बोला नहीं। मॉम, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, कुणाल ने घड़ी देखते हुए कहा। मोनिका जी पास आई। कुणाल, आज शाम की पार्टी याद है ना? मेहमान आएंगे और तुम्हारी पत्नी को भी तैयार रहना चाहिए। तुम्हें पता है ना हमारे लिए इमेज कितना मायने रखती है। कुणाल ने सिर हिलाया और फिर दीप्ति से बोला, आज शाम 7 बजे मेहमान होंगे, तुम तैयार रहना। जी, दीप्ति ने धीरे से कहा। कुछ विशेष करना है? हाँ, बस कोई ग्लैमरस और एलिगेंट ड्रेस पहन लेना, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल भी होंगे। कैलाश सर, सिंघानिया और रिया। उसने आखिरी नाम बोलते हुए जरा रुककर कहा, जैसे किसी याद को नियंत्रित कर रहा हो। रिया नाम हवा में तैर गया। वरुण ने चुपके से दीप्ति की तरफ देखा, जैसे किसी अनकही कहानी की ओर इशारा कर रहा हो। दीप्ति ने कुछ नहीं पूछा। कुणाल ने कार की चाबी उठाई और बिना आगे पीछे देखे निकल गया। जब घर थोड़ा शांत हुआ, दीप्ति अपने कमरे में लौटी। अलमारी में साड़ी, सूट और कुछ सरल वेस्टर्न ड्रेस थी। टेबल पर माँ की छोटी सी फ्रेम की हुई तस्वीर रखी थी। उसने उंगलियों से शीशे पर जमा धूल पोंछी। माँ, आज मुझे एक परफेक्ट वाइफ की तरह दिखना है। वो बुदबुदाई और खुद ही मुस्कुरा दी। कागजों पर पत्नी, असल में कौन हूं मैं? तभी उसके फोन पर अस्पताल का मैसेज आया। रागिनी जी का कल सुबह 10 बजे फॉलो अप है। ऑपरेशन की तारीख फाइनल करनी है। उसकी दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने पैसों के कॉलम को दिमाग में गिना। रकम तो मिली थी उसको, जिसकी वजह से इलाज प्रगति पर था, मगर डर, इलाज में जटिलता और माँ का शरीर जो जवाब दे रहा था। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। जब तक मैं यहाँ हूँ तभी तक माँ वहाँ ठीक होगी। यही सौदा किया है उसने अपनी जिंदगी से। सामने कुणाल के घर को एक चमक दमक की परत में ढक दिया। दीप्ति ने अपने बाल ढीले कर छोड़े, हल्का मेकअप किया और आंखों की थकान को कंसीलर से छुपाया, मगर उससे ज्यादा छुपाया उसके संयम ने। गले में एक पर्ल पेंडेंट था। उसने आईने में खुद को देखा। इतनी बुरी भी नहीं लग रही। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। लिविंग एरिया में कदम रखते ही मोनिका जी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने एक पल को आंखें तरेरी, जैसे कह रही हों, ये सादगी भी कोई ड्रेसिंग है। लेकिन मेहमानों के आगे कुछ कहना उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगा। चलो, उन्होंने सिर्फ इतना कहा। वरुण वहीं खड़ा था। वो बोला, भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सच कहूँ तो एकदम क्लासी। धन्यवाद, दीप्ति ने धीमे से कहा। कुणाल भीतर आया। उसने एक नज़र दीप्ति पर डाली। पहली बार उसकी दृष्टि एक पल को ठिठकी, जैसे उसने अचानक किसी अनजाने रंग को पहचाना हो। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही संयम, वही दूरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोनिका जी ने परिचय करवाया। ये हमारी बहू है दीप्ति। कुछ ने नाइस टू मीट यू कहा तो कुछ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। और फिर आई रिया, आंखों में पुरानी पहचान का चमकता भरोसा। उसने अंदर आते ही सीधे कुणाल की तरफ देखा और मुस्कुराई।
रिया, कुणाल ने ठंडेपन और गर्मजोशी के बीच की दूरी बनाए रखते हुए कहा। रिया ने दीप्ति की तरफ देखा। उसकी मुस्कान में शिष्टाचार था, पर अनकहा मूल्यांकन भी। सो यू आर मिसेस कुणाल सिंह? जी, दीप्ति ने सहजता से मुस्कुराकर कहा और फिर हंसते हुए कुणाल की तरफ मुड़ी। तुम्हारा टेस्ट हमेशा से अच्छा रहा है कुणाल। कमरे में लोग बातें कर रहे थे, ग्लास टकरा रहे थे, पर दीप्ति के कानों में आवाजें अजीब सी गूंज बनकर रह गई। उसने हल्की सांस ली, ट्रे से जूस का ग्लास उठाया और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसे अपनी उपस्थिति की औपचारिकता और अपने दिल की सच्चाई के बीच खाई बढ़ती महसूस हुई। कन्वर्सेशन के बीच कैलाश सर ने पूछा, कुणाल नए प्रोजेक्ट के लिए कैसे करोगे? कुणाल ने बड़े शांत स्वर में रणनीतियां बताई, हर शब्द सटीक, जैसे किसी नपी तुली चाल से शतरंज का मोहरा उठता है। दीप्ति वहीं खड़ी थी, सबके बीच अदृश्य सी। उसकी नजरें बीच बीच में कुणाल पर टिक जाती। ये आदमी कितना अलग है बाहर और भीतर। उसे खुद पर हंसी आ गई। तभी ट्रे थामे एक स्टाफ लड़के का हाथ डगमगाया। ग्लास फिसला और रिया की ड्रेस पर कुछ बूंदें पड़ गई। वो चौंकी। थोड़ी झुंझलाहट उसके चेहरे पर आई। दीप्ति आगे बढ़ी। आइए, वॉशरूम इसी तरफ है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रिया ने एक पल को उसे देखा। शायद उम्मीद नहीं की थी कि कॉन्ट्रैक्ट वाइफ इतनी सहजता से उसकी मदद करेगी। वॉशरूम में दीप्ति ने टिश्यू भिगोकर दाग पर लगाया, फिर साफ किया। अब ठीक है, उसने कोमलता से कहा। रिया ने आईने में खुद को देखा, फिर कंधे पर बाल ठीक करते हुए पूछा, तुम्हारी और कुणाल की शादी जल्दी में हुई है ना? दीप्ति ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, जिंदगी कभी कभी जल्दी फैसले करवाती है। और प्यार? रिया ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ पूछा, जैसे उसकी आंखें दीप्ति के अंदर तक देख लेना चाहती हूँ। दीप्ति का गला थोड़ी देर के लिए सूख गया। प्यार समय लेता है, देखते हैं आगे क्या होता है। रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्के से बोली, समय से ज्यादा जगह भी चाहिए होती है। चलिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे। पार्टी रात के 9 बजे तक खिंचती रही। लोग धीरे धीरे विदा हुए। आखिर में रिया भी चली गई। जाते जाते उसने कुणाल से हाथ मिलाया। टेक केयर कुणाल, उसने दीप्ति की ओर देखकर कहा। गुड नाइट दीप्ति, तुम देखने में तो स्ट्रांग लगती हो। गुड नाइट, दीप्ति ने कहा। उसका मन हुआ कि पूछे किस बात में स्ट्रांग, पर उसने खुद को रोक लिया। जब दरवाजा बंद हुआ, घर फिर शांत हो गया। मोनिका जी अपने कमरे में चली गई। वरुण किचन में स्टाफ की मदद कराने लगा। दीप्ति बरामदे से आगे छत पर आ गई। शहर दूर दूर तक फैला था। उसने रेलिंग पर हाथ रखा और आकाश की ओर देखा। प्यार समय लेता है, उसने मन ही मन दोहराया और मुस्कुरा दी। पर कॉन्ट्रैक्ट की घड़ी टिक टिक करती रहती है। दीप्ति, ठंड लग जाएगी, पीछे से आवाज आई। वो चौंक गई। कुणाल पास आकर खड़ा हो गया। अंदर चलो, उसने शांत स्वर में कहा। बरसात का मौसम है, बीमार पड़ जाओगी। मैं ठीक हूँ, दीप्ति ने धीरे से कहा। वैसे भी कभी कभी हवा को छूना अच्छा लगता है जैसे सब कुछ अभी हल्का हो सकता है। कुणाल कुछ पल उसे देखता रहा। शायद पहली बार उसे कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। आज तुम स्मार्ट लग रही थी, उसने अनायास कहा। दीप्ति के होठों पर अनकहा सा आश्चर्य तैर गया। उसने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। रिया तुम्हारी दोस्त है? दीप्ति ने साहस करके पूछा। थी कभी बहुत क्लोज, कुणाल ने एक छोटे से विराम के बाद कहा, पर अब बस प्रोफेशनल है। ये वाक्य दीप्ति के भीतर कहीं गूंज गया। अंदर चले, उसने फिर से पूछा। वे दोनों धीमे धीमे सीढ़ियां उतरने लगे। कदमों के बीच एक अजीब सी ताल बनने लगी, जैसे दो अनजान रास्ते पहली बार समान गति से चलना सीख रहे हों। अगली सुबह आसमान पर काले बादल थे। दीप्ति अस्पताल के लिए तैयार हो रही थी। उसे माँ का फॉलो अप कराना था। ड्राइवर तैयार है, वरुण ने दरवाजे से झांक कर कहा। भाभी, अगर कोई मदद चाहिए हो तो मैं भी चलूं? नहीं वरुण, मैं सब संभाल लूंगी, उसने मुस्कुरा कर कहा। तुम ऑफिस जाओ। वो अस्पताल पहुंची। माँ की रिपोर्ट्स बेहतर थी, पर ऑपरेशन जरूरी था। डॉक्टर ने तारीख दी अगले हफ्ते की। दिल में राहत और डर दोनों एक साथ। उसने फीस डेस्क पर रुपए जमा कराए और माँ के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली,
सब ठीक हो जाएगा माँ। वापसी में आसमान फट पड़ा, तेज बारिश होने लगी। सड़क पर पानी भर गया। ड्राइवर ने बंगले के बाहर कार रोकी। दीप्ति ने दौड़ते हुए पोर्च तक पहुंचना चाहा, लेकिन बारिश की एक फिसलन भरी रेखा ने उसके कदम रोक दिए। उसका टखना मुड़ गया। वो हल्के से कराहती हुई गिरते गिरते बची। मैडम, ड्राइवर भागते हुए आया। मैं ठीक हूँ, उसने दांत बींच कर कहा, पर दर्द बढ़ रहा था। तभी भीतर से कुणाल दौड़ता हुआ आया। बिना छतरी, बिना सोचे उसने दीप्ति का हाथ थामा। स्टूपिड, उसने घबराहट में कहा। आवाज में पहली बार तीखी चिंता थी। तुम सीधे ड्राइवर से कहती, वो ले आता। तुम क्यों भाग रही थी? दीप्ति ने दर्द के बीच हंसने की कोशिश की। उसने उसे सहारा देकर अंदर लिविंग रूम में सोफे पर बिठाया। स्टाफ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। कुणाल घुटनों के बल बैठा, एंकल पर बर्फ की सिकाई करने लगा। दर्द? डॉक्टर को फोन करता हूँ। वो उठकर कॉल करने लगा। दीप्ति ने एक पल के लिए उसकी पीठ को देखा। ये वही आदमी है जो कहता है ये बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, उसने मन ही मन पूछा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, सपोर्टिव बैंडेज और आराम करना, सब ठीक हो जाएगा। कुणाल ने स्टाफ को निर्देश दिए, फिर सोफे के पास बैठा। आज आराम करो, कहीं नहीं जाना, उसने कहा। ऑपरेशन की तारीख अगले हफ्ते की है। कुणाल ने सिर हिलाया। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। दीप्ति ने आश्चर्य से उसे देखा। आप मेरे साथ? हाँ, उसने बस उतना ही कहा और कोई शब्द नहीं। मगर उस हाँ के भीतर बहुत कुछ था। जिम्मेदारी, औपचारिकता, या कुछ ऐसा जो नाम नहीं मांगता। शाम को वरुण आया। भाभी, ये आपकी पसंद की इमली वाली चाट। वरुण, मोनिका जी की कड़क आवाज आई। जब पैर में दर्द हो तो चाट, बहू को सूप चाहिए। मॉम, कभी कभी स्वाद भी इलाज होता है, वरुण हंसकर बोला। वैसे भाभी, आप खाएंगी? दीप्ति ने वरुण के हाथ से प्लेट लेते हुए मुस्कान से कहा, थोड़ी सी। कुणाल ने एक तरफ आंखें तरेरी, फिर हार कर बोला, ठीक है, थोड़ी सी। वातावरण में अनकही हंसी की पतली सी परत चढ़ गई। रात को दीप्ति अपने कमरे में बैठी माँ की रिपोर्ट्स देखने लगी। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया। हाय दीप्ति, मैं रिया बोल रही हूँ। तुम स्ट्रांग हो, ये बात मैं सच में कह रही हूँ। अरे हाँ, एक बात और, कुणाल खुद को दुनिया से बचा कर रखता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि उसकी चुप्पी तुम्हें चोट पहुंचाती है तो याद रखना, वो चुप्पी उसके भीतर की लड़ाई है, तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार नहीं। गुड नाइट। दीप्ति ने संदेश पढ़ा। उसके मन में हल्की सी खीज और कृतज्ञता का अजीब मिश्रण हुआ। रिया मुझे समझा रही है या फिर चेतावनी? उसने फोन लॉक कर दिया और आंखें बंद की। अगले दिन सुबह का आसमान साफ था, पर मन में बादल घिराए थे। दीप्ति ने माँ के माथे पर हाथ रखा। सब ठीक होगा बेटी, तू साथ है ना? माँ की आवाज में मासूमियत थी। दीप्ति ने धीरे से कहा। अचानक दरवाजा खुला और कुणाल अंदर आया। दीप्ति ने चौंक कर देखा, वरुण भी पीछे था। भाभी, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। घर में मॉम को मैं समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अजीब सी गंध थी। कुणाल कागजी औपचारिकताएं निपटा रहा था और दीप्ति बेंच पर बैठी थी, हाथ जोड़े। कुणाल ने उसके पास बैठकर कहा, ऑपरेशन अच्छे डॉक्टर करेंगे, वे बेस्ट हैं, डरो मत, उसने अनजाने में कहा। दीप्ति ने उसकी आंखों में देखा। वहां धैर्य था और कहीं बहुत भीतर एक छलकती हुई चिंता, जिसे वो दिखाना नहीं चाहता था। घंटों का इंतजार वर्षों सा लगा। हर बार जब नर्स बाहर आती तो दीप्ति की धड़कन बढ़ जाती। सब नॉर्मल है, नर्स कहती, और वो थोड़ी देर के लिए सांस ले पाती। अंत में डॉक्टर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा, मरीज की स्थिति स्थिर है। अगले 72 घंटे थोड़े महत्वपूर्ण है, पर अब चिंतित होने वाली कोई बात नहीं। दीप्ति की आंखें भर आई। उसने भगवान को मन ही मन धन्यवाद कहा। कुणाल ने राहत की सांस ली, जैसे किसी अनदेखी चट्टान से बोझ उतर गया हो। उसने दीप्ति की तरफ देखा। काफी देर से तुमने पानी तक नहीं पिया। चलो, मैं ठीक हूँ, उसने आदतन कहा। मैंने चलो कहा है, उसने बहुत धीरे मगर बिना मोल भाव की जगह छोड़े कहा। ये आदेश नहीं, देखभाल का आग्रह था। वे दोनों कैफेटेरिया में गए। दीप्ति ने एक सादा सूप लिया। कुणाल उसके सामने बैठा चुपचाप उसे देख रहा था। कभी कभी चुप्पी सबसे दयालु भाषा होती है।
दीप्ति ने धन्यवाद कहा आज मेरे साथ आने के लिए। कुणाल ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर सड़क पर ध्यान टिकाते हुए बोला, तुम ठीक हो तो तुम्हारी माँ भी ठीक रहेंगी और तुम हो तो शायद मैं भी। दीप्ति ने खिड़की की तरफ देखा। दूसरे दिन जब दीप्ति हॉस्पिटल में थी, घर पर रिया आई मोनिका जी से मिलने। आंटी सुना ऑपरेशन अच्छा गया? हाँ, मोनिका जी ने औपचारिक मुस्कान से कहा। दीप्ति अच्छा ध्यान रख रही है अपनी माँ का। वो अलग तरह की लड़की है, रिया ने शांत स्वर में कहा। अलग? जी, रिया ने सिर झुकाकर कहा। संभाल लेती है बिना दावा किए। वो वापस अपने घर चली गई। उसी शाम रिया का संदेश दीप्ति के फोन पर आया। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जगह कोई और ले रहा है तो याद रखना, दिल कोई जगह जमीन नहीं जिसे कब्जा कर लिया जाए। दिल के अपने मौसम होते हैं, कुछ आते हैं, बरसते हैं, निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं जैसे बरगद। तुम जिस तरह से चीजें संभालती हो, बरगद जैसी लगती हो। दीप्ति ने संदेश पढ़ा तो अजीब सी शांति आई, मगर साथ ही एक टीस भी। उसने फोन रख दिया और माँ की उंगलियों को थाम लिया। मैं अभी सिर्फ बेटी हूँ। 3 दिन बाद माँ को डिस्चार्ज मिला। बंगले में उनके लिए गेस्ट रूम को नर्सिंग रूम में बदल दिया गया था। वरुण ने सारा इंतजाम कर दिया था। दीप्ति हंस पड़ी। तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो या देवर? दोनों, वरुण ने हंसते हुए कहा। कुणाल दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। बिना आवाज उसने दीप्ति की ओर देखा। थैंक यू किस लिए? घर को घर बनाने के लिए दीप्ति। शब्द सरल थे पर उनमें घर की पहली ईंट का वजन था। दीप्ति ने सिर झुका लिया। शायद एक रात जब माँ सो गई और मोनिका जी भी अपने कमरे में चली गईं, तो दीप्ति छत पर आ गई। हवा में बारिश की गंध घुली हुई थी। मैं इस शहर में एक छोटी सी बिंदी हूँ। अगर मैं मिट भी जाऊं तो कोई नोटिस करेगा क्या? मैं करूँगा, पीछे से आवाज आई। वो पलटी तो देखा कुणाल था। दीप्ति, तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम चीज़ों को संभालते संभालते खुद को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती हो, और यही सबसे मुश्किल है। दीप्ति के कंठ में कुछ अटक सा गया, फिर भी उसने धीरे धीरे कहा, हमारा ये रिश्ता कागजों पर है। कुणाल ने वाक्य पूरा किया, जैसे वो इस बात से भागना नहीं चाहता। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने दीवारें खड़ी की है। बचपन से घर में बहुत शोर था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अपनी दुनिया को खामोश रखूँगा। लेकिन खामोशी भी कभी कभी चीखती है। तुम उस चीख को कम कर देती हो। हवा थोड़ी तेज हो गई। बाल दीप्ति के चेहरे पर आ लगे। तुम्हें ठंड लग रही है, कुणाल ने कहा और अपनी जैकेट उसके कंधों पर रख दी। एक दोपहर दीप्ति किचन में माँ के लिए खिचड़ी बना रही थी। मोनिका जी अंदर आई। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कुणाल को रिया के साथ जाना होगा, तुम घर देख लेना। जी, दीप्ति ने कहा। वो आगे बोली, मीडिया के सामने सवालों के जवाब देने होते हैं। रिया का अनुभव है, तुम्हारा नहीं। मैं समझ गई, मेरी जगह घर में ही है। शाम को टीवी पर लाइव प्रसारण चल रहा था। कुणाल और रिया साथ खड़े थे, प्रोफेशनल सधे हुए। सवाल होते, जवाब आते, सब कुछ एकदम परफेक्ट। माँ ने टीवी देखा, फिर दीप्ति की ओर देखकर बोली, बेटा बुरा मत मानना, दुनिया की नज़र में ये लोग एक दूसरे के साथ फिट लगते हैं। दीप्ति मुस्कुरा दी। माँ, दुनिया की नज़र दुनिया को ही मुबारक। रात को कुणाल लौटा, थका हुआ मगर संतुलित। सब ठीक रहा? दीप्ति ने पूछा। हाँ, तुम्हारे बिना थोड़ा खाली लग रहा था। वो हंस पड़ी। कुछ दिनों बाद जब माँ बेहतर थी और मोनिका जी का रवैया थोड़ा नरम हुआ, दीप्ति रात में बालकनी में बैठी थी। फोन पर रिया का संदेश आया, तुम्हें टीवी पर मिस किया, पर शायद हर जगह होना ही होना नहीं होता। कभी कभी सही जगह पर होना पर्याप्त होता है। गुड नाइट दीप्ति। दीप्ति ने लंबी सांस ली। रिया, तुम अच्छी हो, उसने मन ही मन कहा, और अगर इस कहानी में तुम्हारी कोई भूमिका है तो वो शायद यही है, मुझे मेरे भीतर तक देखने का आईना देना। तभी दरवाजा खटका। वो उठी तो देखा सामने कुणाल था। नींद नहीं आ रही क्या? उसने पूछा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, कल एक साइड विजिट है, तुम चलोगी? मैं? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, बस तुम साथ रहो। साथ? ये शब्द हवा में धीमी रोशनी बनकर ठहर गया। अगले दिन वे साइट पर गए। आधा बन चुका था। यहाँ एक ओपन प्लाजा होगा, कुणाल ने दूर इशारा किया। लोग बैठ के बातें करेंगे।
लोग बैठेंगे, दीप्ति ने दोहराया, और शायद खुद के साथ भी बैठेंगे। कुणाल ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे वाक्य सीधे ब्लूप्रिंट पर लिखने चाहिए और आपके बजट में। वो हंसी तो वो भी मुस्कुराया। सीढ़ियां उतरते समय दीप्ति का पैर हल्का सा डगमगाया। टकना अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था। कुणाल का हाथ सहजता से उसकी ओर बढ़ा। उसने उसका सहारा लिया। एक पल के लिए उनके बीच की दूरी मीटर से मिलीमीटर में हो गई। उसी रात जब वे लौटे तो फोन पर अस्पताल से कॉल आया। रागिनी जी को हल्का बुखार है, नॉर्मल पर रात में ध्यान रखे। दीप्ति के पैरों से जमीन खिसकी। मैं आती हूँ, मैं भी चलता हूँ, कुणाल ने बिना एक पल गवाए कहा। हॉस्पिटल के कमरे में माँ की सांसें थोड़ी तेज थी। दीप्ति ने उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखी। दवा का समय देखा। कुणाल पास खड़ा सब देख रहा था। उसकी उपस्थिति एक मजबूत दीवार की तरह थी जिस पर टिककर कोई थकान उतार सकता है। रात के 2 बजे बुखार उतरा और डॉक्टर ने कहा, चिंता ना करें, अब सब ठीक है। दीप्ति की आंखें भर आई। वो बोली, थैंक यू। कुणाल ने सिर हिलाया। दीप्ति ने धीमे से कहा, कभी कभी डर लगता है कि हम जो निभा रहे हैं कहीं वही सच ना बन जाए, और अगर बन जाए तो। कुणाल की आवाज सुन दीप्ति ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजरा। माँ पहले से बेहतर थी, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में समय था। घर की दिनचर्या अब सावधानी और उम्मीद के बीच स्थिर हो चुकी थी। कुणाल सुबह निकलने से पहले अक्सर दरवाजे की दहलीज से ही पूछ लेता, कुछ चाहिए? दीप्ति कहती, बस लौटते समय वो ब्राउन ब्रेड ले आइए, और अगर समय हो तो अदरक। कुणाल हंस देता, अदरक तो अब मेरी भी लिस्ट में है। मोनिका जी का स्वर भी अब उतना तिक्त नहीं रहा। कभी कभी वे माँ के कमरे में जाकर कुर्सी खिसका कर बैठ जाती और धीमे स्वर में कहती, तुम्हारी बेटी बहुत धैर्य रखती है। माँ मुस्कुरा कर केवल इतना कहती, उसके हिस्से की थकान रोज रात भगवान खुद सोख लेते हैं। वरुण अपने अंदाज में घर को हल्का रखता, भाभी आज मैंने दाल में एक्सपेरिमेंट किया है, डरो मत, खाने लायक है। तुम्हारे खाने लायक का मतलब समझ गई हूँ। दीप्ति हंस पड़ती। सब ठीक चल रहा था। दीप्ति ने महसूस किया कि अब वो कुणाल को सिर्फ एक नाम नहीं, एक अनुभूति की तरह देखने लगी है। जब वो कमरे में आता है तो उसकी उपस्थिति से कमरे का तापमान, हवा की चाल सब बदल सा जाता। और कुणाल, वो अब उसके शब्दों के बीच ठहरने लगा था। उसकी नजरें अब दीप्ति के चेहरे पर कुछ ज्यादा देर तक रुक जाती। अक्सर एक वक्त होता है जब कोई तेज धमाका होता है जो तय करता है कि दीवार बनेगी या खिड़की। एक शाम रिया का मैसेज आया, कल मीटिंग है, बोर्ड रूम में मैं भी रहूंगी। पार्टनरशिप का फाइल ड्राफ्ट है। दीप्ति, तुम्हें आना चाहिए। कंपनी की असली दुनिया देखनी हो अगर तुम चाहो। दीप्ति फोन को देखती रह गई। मेरी जगह कहाँ है, घर और अस्पताल के बीच, या उस दुनिया में जहाँ कुणाल सांस लेता है? उसने जवाब टाइप किया, मैं आऊंगी। रात को बालकनी में हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। कुणाल आया, उसके हाथ में 2 मग अदरक की चाय। कल मीटिंग है, आओगी? दीप्ति ने हल्की मुस्कान छिपाई। हाँ, रिया ने भी कहा है। रिया। कुणाल एक पल के लिए रुका। वो इस पार्टनरशिप का चेहरा है और तुम इस घर की रीढ़। चेहरा और रीढ़ दोनों साथ हो तो चलना आसान रहता है। दीप्ति ने धीमे से कहा। कुणाल ने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम लिख सकती हो ऐसी पंक्तियां, कभी सोचा है? सोचती हूँ फिर भूल जाती हूँ, अब भूलना मत, उसने बहुत धीरे से कहा। अगले दिन दीप्ति ने साधारण लेकिन एलिगेंट पेस्टल शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना। वो कुणाल सिंह की पत्नी की तरह नहीं, दीप्ति की तरह दिखना चाहती थी। शांत, सक्षम, सादी। बोर्ड रूम में बड़ा ओवल टेबल था। रिया सधे आत्मविश्वास के साथ पॉइंट रख रही थी। कई आवाजें, कई उत्तर। तभी दीप्ति ने धीरे से कहा, कभी कभी केवल राजस्व नहीं, विश्वास का भी बैलेंस शीट होता है। यूजर को बताया जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, फिर धीमी ग्रोथ भी स्थिर रहती है। बिना विश्वास की तेज ग्रोथ अक्सर गिरती है। कमरे में हल्की सी खामोशी। रिया ने उसकी तरफ देखा। आश्चर्य और सम्मान के बीच की मुस्कान थी। इसे हम प्लान में जोड़ते हैं। मीटिंग खत्म हुई, लोग निकलने लगे। रिया ने दीप्ति से कहा, तुम बोर्ड रूम में स्वाभाविक लगी। दीप्ति मुस्कुरा दी। शायद इसीलिए कि मैं किसी चीज का दावा नहीं कर रही थी।
कुणाल ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर रह गए कागज समेटे और फाइल क्लोज की। लंच। दीप्ति ने सिर हिलाया। दीप्ति और कुणाल साथ वापस लौट रहे थे। एक मोड़ पर सामने से आती गाड़ी ने अचानक लेन बदल दी। ड्राइवर ने ब्रेक कसे, कार फिसली, टायरों की रगड़, कांच का टूटना, सब कुछ सेकंड में हुआ। एयरबैग खुले, एक तेज झटका, फिर सन्नाटा। दीप्ति का सिर साइड में टकरा गया, पर बेल्ट ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। चोट तो। कुणाल की भौं के पास खरोच आई। धुआं, बारिश, डर, सब एक साथ। कुणाल ने सीट बेल्ट खोली। कुछ नहीं हुआ दीप्ति, मैं हूं। आंखें मत बंद करना, सुन रही हो? हाँ। उसका हाथ कांप रहा था। कुणाल ने उसका हाथ अपने हाथों में दबा लिया। लोग इकट्ठा हुए, एम्बुलेंस आई। पास के अस्पताल में प्राथमिक उपचार हुआ। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है। दीप्ति की आंखों के किनारों पर आंसू चमके। उस रात कुणाल ने मन ही मन एक वाक्य पूरा कर दिया जो वर्षों से आधा था। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अब कोई है। अगली सुबह रिया अस्पताल पहुंची, फूल, कार्ड और आंखों में चिंता। तुम ठीक हो? उसने दीप्ति से पूछा। दीप्ति मुस्कुराई। रिया ने कुणाल की ओर देखा। तुम्हारे माथे पर खरोच? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा, कुणाल ने कहा। थैंक यू आने के लिए। वो बाहर कॉरिडोर में कुणाल के साथ 5 मिनट खड़ी रही। तुम्हारी आंखों में इस समय जो है वो पिछले सालों में मैंने कभी नहीं देखा, रिया ने धीरे से कहा। क्या? डर, खोने का और रखने की इच्छा। कुणाल ने जवाब नहीं दिया। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मोनिका जी भी घर से पहुंची। दीप्ति के सिरहाने बैठते हुए बोली, बहू, भगवान ने बचा लिया। उन्होंने कुणाल की ओर देखा। कभी कभी पुरुषों को रोने देना चाहिए, वरना उनके भीतर की कठोरता हड्डी बन जाती है। दीप्ति के मन में कुछ पिघला। उसने माँ की तरह मोनिका जी की आंखों में कृतज्ञता देखी। ये घर शायद अब केवल दीवारें नहीं रहा, पर इसी मौसम में ईर्ष्या की हल्की सी धुंध भी उतर आई। घर लौटा तो एक पुरानी रिश्तेदार चाची जी मिलने आई। ड्राइंग रूम में बैठकर उन्होंने सधी हुई आवाज में कहा, बहू, सुना है एक्सीडेंट हो गया था। कुणाल ने बहुत संभाला, अच्छा है। वैसे रिया के साथ उसकी जोड़ी टीवी पर कितनी परफेक्ट लगती है। हमारी सोसाइटी में सब कह रहे थे। वाक्य का अंतिम हिस्सा चाकू की धार सा था। दीप्ति ने मुस्कुराकर चाय का कप आगे बढ़ा दिया। मोनिका जी ने तीखी नजर डाली। जीप पर लगाम रखिए चाची, घर में बेटी चोट खाकर लौटी है, चाची बुदबुदाई। अरे मैंने तो बस अच्छा ही कहा। दीप्ति शांति से उठी और बोली, माँ की दवा का समय हो रहा है, क्षमा कीजिए। और वो चली गई। मैं क्यों चोट खाती हूँ इन वाक्यों से? अगर ये रिश्ता सिर्फ कागज पर है। रात को बालकनी में हवा तेज थी। कुणाल आया। आज तुम्हारी आंखों में कुछ अनकहा है, कह दूं? कहो ना दीप्ति, क्या कहना चाहती हो? रिया। दीप्ति रुकी। वो तुम्हारे साथ खूबसूरत लगती है, लोग कहते हैं। कुणाल ने नजरें उसके चेहरे से हटने नहीं दी। तुम मुझे सच लगती हो। दिन गुजरे, दीप्ति का टकना भी लगभग ठीक हुआ। माँ की तबीयत भी स्थिर हो गई। घर में रोशनियां अब घनी नहीं, मुलायम लगने लगी। एक शाम कुणाल ने कहा, चलो शहर के पुराने कैफे चलते हैं, वही जिसे तुमने खुद से मिलने की जगह कहा था। वे दोनों गए। छोटा सा कैफे था वो। मैम, वेटर ने मुस्कुरा कर कहा, अदरक इलायची वाली चाय और आपके लिए ब्लैक कॉफी, हमें याद है। कुणाल ने मेज पर रखी अपनी उंगलियां उसके करीब सरकाई और बोला, दीप्ति, मुझे अब डर लगता है। किससे? तुम्हें खोने से। दीप्ति ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों पर रख दी। डर और कह देने के बीच अक्सर एक ही फर्क होता है, भरोसा। और भरोसा हम दोनों ने कमाया है। कुणाल ने पहली बार बिना किसी तर्क, बिना रणनीति के सिर झुका लिया। अंदर दो हाथों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। कॉफी ठंडी, चाय गुनगुनी और दिलों में एक हल्की सी गर्माहट जो शब्दों के बिना भी समझी जा सकती थी। उस रात लौटते समय उन्होंने किसी योजना की बात नहीं की, ना भविष्य ना अतीत, बस आज। घर पर वरुण ने दरवाजा खोला। ओहो, कैफे डेट? दीप्ति शर्मा गई। डेट वेट कुछ नहीं, बस चाय। वरुण आंख दबाकर बोला, ठीक है, चाय। मोनिका जी सीढ़ियों पर खड़ी थी। उनका चेहरा अजीब सा शांत था। कुणाल, उन्होंने धीमे से कहा,
तुम्हारे पिता की वसीयत की शर्त ने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया। मुझे पता है मैंने भी बहुत कड़े शब्द कहे, लेकिन आज उन्होंने दीप्ति की ओर देखा। मैंने अपनी बहू में बेटी देखी है। कुणाल ने माँ के पास जाकर उनका हाथ छुआ। थैंक यू मॉम। मोनिका जी ने सबकी नजरें बचाकर आंखें पोंछ ली। अब जाओ सो जाओ, सब कल सुबह पूजा है। दीप्ति ने अपने कमरे में जाकर माँ के माथे पर हाथ फेरा। वे सो रही थी। आज घर का माहौल कुछ और ही था। माँ अब काफी हद तक स्वस्थ थी। मोनिका जी के चेहरे पर अब ताने नहीं, स्नेह की हल्की झुर्रियां थी और वरुण की शरारतों में अब अपनापन और गर्माहट थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कुणाल के भीतर हुआ था। जिस आदमी ने कभी कहा था ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आज उसकी नजरों में वो दूरी नहीं, अपनापन झलक रहा था। लेकिन इसके बीच एक हकीकत अभी भी खड़ी थी। वो कागज का कॉन्ट्रैक्ट जिसने उन्हें जोड़ा था और अब उसी की आखिरी तारीख आ चुकी थी। वो तारीख जिसे कभी दीप्ति ने अपने जीवन का मुक्ति दिवस समझा था, अब वही तारीख उसे तोड़ने लगी थी। रात को खिड़की के पास बैठी वो धीरे से बुदबुदाई, मैं तो बस 1 साल के लिए यहाँ आई थी, पर अब ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा जीवन यही है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कुणाल की आवाज थी। वो अंदर आया। उसने दीप्ति की आंखों में झांक कर देखा। वहां गहराई भी थी और डर भी। कल वकील के पास जाना है, उसने हल्की आवाज में कहा। दीप्ति ने सिर झुका लिया। हाँ मालूम है। थोड़ी देर दोनों में खामोशी रही। कुणाल ने धीरे से कहा, दीप्ति जब ये सब शुरू हुआ था मुझे लगा था कि ये रिश्ता बस कुछ महीनों की एक औपचारिकता है, ना कोई भावना ना कोई अपनापन, बस एक सौदा। वो रुका, फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन अब ये रिश्ता मुझे सांसों की तरह लगने लगा है, ऐसा रिश्ता जिसे मैं खोना नहीं चाहता। दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि अब ये रिश्ता किसी कागज पर नहीं, दिल में लिखा जाए। कुणाल ने गहरी सांस ली। सुबह की पूजा के बाद मोनिका जी ने दीप्ति को रसोई में बुलाया। बहू, मैंने शुरू में बहुत कुछ कहा था क्योंकि मैं डरी हुई थी कि तुम सिर्फ पैसों के लिए आई हो, लेकिन तुमने मेरे बेटे को बदला और घर को बदला है। दीप्ति की आंखें भर आई। मोनिका जी ने उसका हाथ पकड़ा। आज मैं माँ बनकर कहती हूँ, अगर तुम चली गई तो ये घर फिर से खाली हो जाएगा। माँ, दीप्ति के होंठ कांप उठे। मोनिका जी बोली, अब मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी मान चुकी हूँ। अब फैसला तुम्हारा और कुणाल का है, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो शब्द दीप्ति के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, अपनापन मिलने के थे। अगले दिन दोपहर को कुणाल और दीप्ति वकील के पास पहुंचे। वही कमरा, वही टेबल, वही फाइलें। फर्क बस इतना था, पहले जब वो यहाँ आए थे उनके बीच अजनबीपन था और आज उनके बीच अनकहा अपनापन है। मिस्टर और मिसेस सिंह, वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। आपको बस यहाँ साइन करना है और फिर आप दोनों कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वकील ने कागज उनके सामने रखे। पेन कुणाल के हाथ में आया। उसने कागज देखा और दीप्ति की ओर देखा। उसकी उंगलियां कांप उठी। मैं ये साइन नहीं कर सकता, कुणाल ने पेन नीचे रखते हुए कहा। वकील चौंक गया। लेकिन ये तो पहले से तय था। हाँ, कुणाल ने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन जिंदगी के फैसले हमेशा कागज पर नहीं लिए जाते। वो दीप्ति के सामने मुड़ा और पहली बार भीड़ के बीच झुककर पूरे आत्मविश्वास से बोला, दीप्ति शर्मा, क्या तुम मेरी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी नहीं बल्कि जिंदगी भर की साथी बनोगी? कमरा एक पल को थमसा गया। आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना हिचक के कहा, हाँ, अब मैं भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बंधना चाहती। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बांटना चाहती हूँ। वकील मुस्कुरा उठा। तो फिर ये पेपर फाड़ दीजिए। कुणाल ने दस्तावेज उठाए और एक झटके में 2 टुकड़े कर दिए। कागज फटने की वो आवाज उनके रिश्ते के कैद खाने से निकलने की आवाज थी। कुछ हफ्तों बाद वही बंगला रोशनी से जगमगा उठा। सजावट थी, फूल थे, लोग थे और सबसे बड़ी बात भावनाएं थी। इस बार मंडप सजा था, 7 फेरे थे, सिंदूर था।
माँ की आंखों में चमक थी, मोनिका जी के हाथों में थाल, वरुण की शरारतें। कुणाल और दीप्ति अब सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि सच्चे साथी थे। फेरे लेते समय दीप्ति ने धीरे से कहा, पहले हमने 1 साल का वादा किया था, अब पूरी जिंदगी का कर रहे हैं। कुणाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और इस बार किसी कागज की जरूरत नहीं। सबने ताली बजाई। मोनिका जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया। मेरी बेटी को उसका घर मिल गया। कुछ महीनों बाद सुबह सुबह बंगले में बच्चे की हंसी गूंज उठी। हाँ, अब इस परिवार में एक और नन्हा सदस्य आ चुका था। माँ बरामदे में झूले पर बैठी बच्चे को गोद में झुला रही थी। मोनिका जी रसोई में लड्डू बना रही थी। वरुण बच्चे को देखकर कह रहा था, तू बड़ा होकर मेरे जैसा बनेगा। और दीप्ति हंसते हुए बोली, नहीं मेरे जैसा। कुणाल पास आकर बोला, या फिर हम दोनों जैसा। दीप्ति ने उसका हाथ थाम लिया। वो रिश्ता जो कागजों पर एक सौदे से शुरू हुआ था, आज एक पूरे परिवार के प्यार में बदल चुका था। कभी कभी जिंदगी में रिश्ते किसी कागज से शुरू होते हैं, पर उनका असली अर्थ भावनाओं में लिखा होता है। प्यार कोई एक झटके में नहीं होता, वो धीरे धीरे भरोसे के साथ पनपता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।